बेटा रेजिस्टेंस सेकंड लेक्चर, हमारा थर्ड लेक्चर है उसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें देखें डिफाइन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी डिवाइस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस ओवर करंट थ्रू द डिवाइस। ये है इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है कि नहीं है। रेजिस्टेंस, जब भी आपसे कोई कहे कि डिफाइन रेजिस्टेंस, तो आप इसी तरह से लिखते हैं जिस तरह से ये पॉइंट 1 लिखा हो। अगर आपको ये चैप्टर ना भी आता हो, खाली ये डेफिनेशन इस तरह से लिख देने से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, उस कम से कम वो नंबर डेफिनेशन के पूरे मिल जाएंगे। तो इसी तरह लिखना है आपने। आपने ये नहीं कहना अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, इस तरह से नहीं कहना, ठीक है कि नहीं। ये लिखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस ओवर करंट थ्रू द डिवाइस। बेटा इस डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे इन डिटेल। सर दोस्त ये कि ये उसकी डेफिनेशन। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस 1 ओम होगी अगर उसमें से करंट 1 एम्पियर गुजरे और वहां पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट का हो, या 1 जूल पर कूलम की एनर्जी वहां जाया हो जाए, तो वो जनाब वो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस उसकी 1 ओम कहलाएगी। यही बात यहां पर भी देखें लिखी हुई है, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड हीट। व्हेन वी से दैट द रेजिस्टेंस इज 160 ओम, it means that 1 coulomb passing in 1 second alone will produce a 160 joules in resistance। इससे ये बात पता चली कि जो रेजिस्टेंस है वो भी एक्चुअली एक एनर्जी का यूनिट है। रेजिस्टेंस भी एक्चुअली क्या है, एक एनर्जी का सब यूनिट, एनर्जी की एक टाइप में से आ जाता है। When we say that the resistance is 160 ohm, it means 1 coulomb passing in 1 second alone। ये alone का लफ्ज बड़ा जरूरी है, यानी ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Will produce a heat of 160 joules in resistance, ठीक है ना। alone क्यों, ये मैं जब ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। अब आ जाते हैं जी, चौथा पॉइंट है कि फिजिकल डायमेंशंस affecting the resistance। You know that the L is length of wire and A is cross sectional area of the wire। Area is equal to, if air is circular, तो if wire is circular तो फिर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर ओवर 2 के बराबर है। आप अपने ओ लेवल के नॉलेज से जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। जितनी लंबी तार होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितनी मोटी तार होगी उतनी अच्छी कंडक्टर होगी, उसमें से उतनी कम उसकी एनर्जी जाया होगी उसमें से। और जितनी पतली तार होगी उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी और उसमें उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उतना ही उसकी जलने के खदशात बढ़ते। दोनों को कंबाइन कर दें तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, वेयर L इज द लेंथ ऑफ वायर एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। और इसे कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो ये प्रेशर नहीं है, ये P नहीं है, ये याद रखें। वो जो इंग्लिश का जो अल्फा बीटा गैमा वाले जो सिंबल्स हैं उनमें से ये रो इसको कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस L ओवर जिसके बराबर हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट जो रो है इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है कि नहीं। अब आप ये चीज देखें कि जरा गौर से देखें कि यहाँ रो है क्या। अच्छा, एक बात याद रखें कि प्रीवियसली आप जो रो का जो सिंबल है उसे डेंसिटी के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। पहले आप उसको डेंसिटी के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन यहां पर वो एज ए डेंसिटी इस्तेमाल नहीं होगा, नॉट हियर। यहां पर वो डेंसिटी के मानों में नहीं आ रहा। यहां रो जो है इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी ये किस तरह से है, यानी इसको क्यों हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन बन सकती है। जहां फार्मूले में ये चीज अपीयर हुई है वहां ये इस तरह से अपीयर हुई, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें मैं एक वायर लेता हूं
जिसकी ना लेंथ जो है, फर्ज करें, बल्कि वायर इस तरह की ले लेता हूँ, एक यूं करके ना, एक मेटल का एक पोर्शन ले लेता हूँ, ये मेटल यूं करके, ये यूं इस तरह से, ठीक है कि नहीं? और ये यूं कर लें। फर्ज करें करंट जो है वो एक ग्रीन फेस से एंटर हुआ है और दूसरे ग्रीन फेस से करंट निकल गया, ठीक है कि नहीं है? और डायमेंशन हम इसकी सपोज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं जी 1 मीटर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो गया? 1 मीटर। और ये जो ग्रीन एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाएगा इसका, ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वेयर। अगर आपको इस तरह तस्वर पसंद नहीं आया तो आप यूं बना लें, एक ऐसी वायर जिसमें करंट यूं एंटर हो रहा है और यहां से निकल रहा है, और ये लेंथ 1 मीटर, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वेयर। तो रेजिस्टेंस ये बन गया। तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर है? रेजिस्टिविटी किसके बराबर हुई बेटा? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या बनी? रेजिस्टेंस जी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी 1 मीटर तार हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वेयर हो, तो उस वायर की रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रो क्या है? जो है यूनिट ऑफ रो क्या है? हाउ विल यू फाइंड यूनिट ऑफ रो? ठीक है ना? तो रेजिस्टिविटी होगी। छठा पॉइंट है जी कि यूनिट क्या है उसके रो के। आप जानते हैं कि रेजिस्टिविटी इसके बराबर है। तो अब इसको रेजिस्टिविटी को सिंबल वो बना लें, एक सब्जेक्ट बना लें, यूं। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? ओहम मीटर स्क्वेयर ओवर ओहम, ओहम मीटर। इसके यूनिट्स क्या हैं? ओहम मीटर। ठीक है, आप खाली ओहम मीटर ही लिखेंगे, मजीद आप इसको ब्रेक ना करें। अच्छा, वैसे अगर कोई आपसे कहे कि आप इसके वो फिर क्या कहते हैं बेस यूनिट्स तक जाएं, तो बेस यूनिट्स में कैसे जा सकते हैं इसके? हाउ कैन वी फाइंड द बेस यूनिट्स जी? सर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, और उसके जरिए जो है ये रेजिस्टेंस को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके जरिए हमें एम्पेयर और इस तरह से मिल जाएगा। वोल्ट ओवर एम्पियर है, पोटेंशियल जूल पर डिफरेंस कूलम ओवर एम्पियर, जूल एम्पेयर। ओवर कूलम एम्पियर, न्यूटन मीटर ओवर एम्पियर सेकंड एम्पियर। कूलम को भी ब्रेक करना है ना? हाँ, केजी मीटर्स पे सेकंड स्क्वायर को भी कर देंगे न्यूटन को। हम्म मी इंटू मीटर डिवाइड बाय एम्पेयर स्क्वायर इंटू सेकंड। क्योंकि जगह कम है तो सारा कुछ ही यही, ये ले, एम्पेयर। ये इसके बेस यूनिट्स है। और वो जो चीज मैंने पहले रेड में लिखी थी वो भी मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है कि नहीं?
ठीक है कि नहीं? यस सर ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स भी ये हो गए। अच्छा बेटा, टिपिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी क्या है? टिपिकल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर मेटल्स वो है जी 10⁻⁻8 ओम मीटर, इसके लगभग होती है। ये मैंने इसलिए लिखी है कि अक्सर वो आपसे पूछ देते हैं कि जी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है कि नहीं? ये मैं ज्यादा ही इसको वो कर रहा हूं इस तरह से, ठीक है कि नहीं? ठीक, एंड इट इज नॉट प्रेशर, पी नहीं है ये, ठीक है कि नहीं? और बेटा ये जो .8 लिखने लगा हूं ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ वैसे लिख रहा हूं कि बेटा कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस जो है वो 1 ओवर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है? कंडक्टेंस बेटा 1 ओवर रेजिस्टेंस होती है और कंडक्टिविटी 1 ओवर रेजिस्टिविटी होती है। जो जाहिर है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस कम होगी, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा तो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। और बेटा कंडक्टेंस सीमेंस में मैयर होती है, ठीक है? आगे चलते हैं। पॉइंट जो है, अगला पॉइंट हम, मेरे ख्याल है इसमें, अच्छा अब आगे देखिए जनाब, 9th पॉइंट क्या है? 9th पॉइंट है ये एक न्यूमेरिकल मल्टीपल चॉइस, पेपर में आया, एक दफा नहीं 2-3 दफा आया। ये वायर है, ठीक है कि नहीं? और आप इसे, उसने कहा है कि इसका वॉल्यूम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है रो एल अपॉन ए के। अब बात कर, मैं रो को जल्दी से अब उस तरह बार बार नहीं लिख रहा, इस तरह लिख दिया मैंने, एक मिनट, ये रो। अब वो कहता ये है कि इसको इसका वॉल्यूम वो कांस्टेंट, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, उसने कहा जी कि मैंने रेजिस्टेंस को खींच के इस तरह लंबा किया कि उसकी लेंथ डबल कर दी। अगर लेंथ डबल होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा। और फिर कहता है कि मैंने इसी पे बस नहीं किया, मैंने उसको और खींचा और उसकी लेंथ को 4L कर दिया। अब 4L किया तो तार और पतली हो जाएगी और वो A/4 हो जाएगी, यानी ये कोई डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल किसे कहते हैं? A material which can be drawn into wires। डक्टिलिटी क्या है? which can be drawn into wires बेटा, ठीक है कि नहीं? तो डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है जिसको आप उसमें कन्वर्ट कर सकें, क्या कहते हैं, वायर में बेटा कन्वर्ट कर सके, ठीक है कि नहीं? ठीक है, जो विच कैन बी मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसको खींच के लंबा करते जाएं तो वायर्स बनती जाती हैं। अब ये देखें इस हिसाब से जो इसकी रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? उसने कहा जी एक्सप्रेस द न्यू रेजिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ आर, यानी इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, उसने कहा कि एक्सप्रेस R1 इन टर्म्स ऑफ आर। लेंथ इज elongated बेटा, to first to 2L and then to
4L. Express R1 and R2 in terms of R. तो ये कैसे करेंगे? Sir, R is equals to rho L over A. अब इस लेंथ को डबल कर दें यहाँ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को a/2 पुट कर दें, तो क्या होगा? 4L over A 4R. तो इसका मतलब है कि जब आप लेंथ को डबल करेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो जाएगा, तो बेटा ये R1 जो है वो 4L के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? और फिर R2 किसके बराबर होगी? रो 4L over A/4, 16 रो L over A, 16 times the R. बेटा इससे ये बात पता चली कि तार को जब आप खींच के लंबा करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बड़ी तेजी से बढ़ती। क्या बढ़ती है? बहुत ज्यादा तेजी से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है। आप उसकी लेंथ डबल करें तो ये मत समझे कि रेजिस्टेंस डबल होगी, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और फिर अगर आप उसकी रेजिस्टेंस लेंथ 4 टाइम्स बढ़ेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस 16 टाइम्स बढ़ चुकी होगी। तो ये था एक न्यूमेरिकल जो पॉइंट नंबर, ये किसी मल्टीपल चॉइस से मैंने उठाया था और एक फेमस क्वेश्चन। ठीक है जी ना। अब बेटा अब आगे सुने, वो है जनाब रेजिस्टिविटी एंड यंग्स मॉडुलस। आप कहेंगे कि सर रेजिस्टिविटी का यंग्स मॉडुलस से क्या ताल्लुक है? पेपर में ये चीज पूछी गई है, कनेक्ट की गई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब आप देखें रेजिस्टिविटी को, देखें रेजिस्टिविटी है रो L अपॉन A। ठीक है कि नहीं? क्यों? सर रो रो L कोई अपॉन A रेसिस्टिविटी नहीं है, जी, रो रेसिस्टिविटी नहीं होती। जी वही है, ये ले बेटा ये। ठीक है, अब यंग्स मॉडुलस किसके बराबर है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ओवर एक्सटेंशन ओवर लेंथ। ठीक है, अब आपको पता है फोर्स ओवर एक्सटेंशन के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, और यहां से L ओवर A को इधर लेकर आए तो यंग्स मॉडुलस जो है इस तरह से कनेक्ट हो रहा है उससे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से। ये पेपर में क्वेश्चन आया है कि किसी वायर का के दिया हुआ था फोर्स कांस्टेंट, उसकी रेजिस्टेंस दी हुई थी और उसकी रेजिस्टिविटी दी हुई थी और यंग्स मॉडुलस मांगा गया था। बंदा परेशान हो कि यार किधर इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ के उठा के डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के साथ जोड़ दी। और देखिए यही तो खूबी है जो आप ए लेवल पढ़ रहे हैं, ये चीज आपको एफएससी में नहीं मिलती कि आप कुछ चीजों को बड़े मुख्तलिफ अंदाज में अप्लाई करने का आपको एक स्टाइल सिखाया जाता है। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है? हेलो जी, अच्छा जी, ये पॉइंट था। अच्छा, 10th पॉइंट के बाद 11th पॉइंट। Strain produced in the wire and fractional change in resistance
strain produced in the wire and fractional change in the resistance. ये इसका क्या मतलब है? बेटा अगर फर्ज करें किसी वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, कोई रिजिड वायर, फर्ज करें कि ये कोई वायर है, ठीक है, आपने इसको खींच के लंबा किया और उसमें थोड़ी सी आपने एक मार्जिनल सा चेंज इन लेंथ आया, ये, और इसका ज़ाहिर है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी थोड़ा कम होगा, लेकिन जब आप चेंज में लेंथ में थोड़ा जरा सा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो चेंज आती है वो काफी थोड़ी होती है। तो इफ वी इग्नोर decrease in cross sectional area, if we ignore decrease in cross sectional area तो क्या होगा? Then change in resistance is equal to change in length over cross sectional area, and then if we divide this resistance तो fractional change in length is equal to the fractional change in resistance. So strain is equal to fractional change in resistance. Subjected to the condition कि आपने तार को बहुत ज्यादा नहीं खींचा, इतना नहीं खींचा कि लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया का डिक्रीज बड़ा क्लियर। बड़ा ये भी पेपर में क्वेश्चन आया, मुझे कोई इसको शौक नहीं था पढ़ाने का पेपर के करीब। फ्रैक्शनल change in resistance is equal to fractional change in length. ठीक है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ और इक्वल टू स्ट्रेन। रुको करेंगे आप ठीक एक है मिनट। जी, ओके सर, हाँ नीचे कर देता हूँ। ठीक है भाई, इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, और ये पेपर में एक दफा नहीं 2-3 दफा आया, वरना एग्जाम के करीब मैं इस तरह की फजूल फारग चीजें नहीं मैं करा सकता। मैंने सिर्फ वो आपको एक चीज ये एक्स्ट्रा बताई है जो आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन वो 1 मिनट लगा उसमें। अब बेटा फिर आ जाता है जी न्यूमेरिकल। ये इस न्यूमेरिकल से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा कि कब आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया किसे लेना है और किसे नहीं लेना। मसला आप देखेंगे आपके पास एक क्यूब है, इस तरह का, यू यू, ठीक है कि नहीं, और फर्ज करें कि ये इसकी लेंथ L1 है और ये इसकी लेंथ L2 है और ये इसकी लेंथ L3 है, ठीक है कि नहीं। अगर फर्ज करें कि इसमें करंट जो है वो यहां से आ रहा है और यहां से निकल रहा है, यानी ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूं बन रहा है, इसके और इसके बीच की बात कर रहा हूं, ग्रीन और रेड क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच से गुजर रहा है, यानी मीन्स के उस तरफ से करंट एंटर हुआ है ग्रीन लेंथ से और ग्रीन क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और रेड क्रॉस सेक्शनल एरिया से आउट हो रहा है, करंट है I1। तो उसके पर्सपेक्टिव से जो रेजिस्टेंस होगी वो ये होगी,
प्रोडक्ट ऑफ L2 और L3 जो है वो रेजिस्टेंस होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और L1 जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगी। मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं है? हेलो, ठीक है। और अगर Yes. फर्ज करें इसी चीज के अंदर अगर फर्ज करें यहां से करंट एंटर हो और ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाए, और करंट यहां से निकले, उधर से एग्जिट करे करंट दूसरी तरफ से, यानी उस साइड से करंट एग्जिट करे, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? ये L2, ये L1 है, ये L3 है। L1 L3। अब यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपके पास L1 और L3 का प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाएगा, और L2 विल एक्ट एज अ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दैट मींस लेंथ इज पैरेलल टू द करंट। करंट जिस तरफ जा रहा होता है लेंथ उसके पैरेलल होती है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना? L क्या है? लेंथ के करंट के पैरेलल है। ये बात मुझे वैसे शुरू में यहां लिख देनी चाहिए थी कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो बेसिकली L length of the wire parallel to the current, यहीं लिख देना चाहिए। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर परपेंडिकुलर टू द करंट, वो एरिया जो परपेंडिकुलर करंट, ये बट अब इसकी तीसरी डायमेंशन के लिए एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, बल्कि इसी डायग्राम पे लिख देते हैं कि करंट अगर यहां से एंटर और वहां नीचे से एग्जिट करे। इसका क्या मतलब है? जो पैरेलल टू करंट है आपने बताया था। आप दोबारा बोले, आपने बेटा क्या कहा है? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। सर जो लेंथ ऑफ वायर पैरेलल टू करंट आपने बताया, इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब ये है ना, देखो जिस तरह फर्ज करो ये कोई वायर है, अब करंट यूं जा रहा है, तो जो करंट यूं जा रहा है तो इस वायर की ये लेंथ जो है ये पैरेलल टू द करंट नहीं है ये वाली। जी जी ठीक है। और फिर हाँ परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन है, समझा। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो करंट के परपेंडिकुलर होता है बेटा। ठीक है, यानी ये अगर बंदे को ये ना पता, कोई क्यूब उन्होंने दिया और आपको ये ना पता चल रहा हो कि इसमें से लेंथ कौन सी और क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा है, तो आपने देखना है कि वो किनको वो कह रहा है कि जी करंट कहाँ से एंटर हो रहा है और कहाँ से लीव कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करंट का एंटरिंग पॉइंट और लीविंग पॉइंट को जहन में रखा जाए। थर्ड पॉइंट देखें क्या, 13 पॉइंट न्यूमेरिकल है ये भी एक। मल्टीपल चॉइस है, पास पेपर्स में आया हुआ है। उसने कहा ये एक क्यूब है, और उसने उसने कहा इसका वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम V है। और यही गिवन था पेपर में, क्या गिवन था? V गिवन था, लेंथ नहीं गिवन थी। अब इसकी ये अगर लेंथ है, ये लेंथ, और चूंकि ये क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, उसकी सारी डायमेंशंस होंगी, तो V इज इक्वल टू L क्यूब, और L फिर किसके बराबर होगा? V की पावर 1/3, और L स्क्वायर किसके बराबर होगा? V की पावर 2/3। अब वो कहता है कि मैंने इस क्यूब के साथ यहां से एक एक शीट लगाई और एक शीट इधर लगा दी, और यूं उसको कनेक्शन दे दिया यहां से, यानी करंट जो था वो यहां से एंटर हो रहा था
और यहां से निकल रहा था, यानी कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। और ये करंट एंटर हो रहा था। उसने कहा जी कि आप इस क्यूब की रेजिस्टेंस बताएं। तो जाहिर है रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, रो एल अपॉन ए के। अब यहाँ एल जो था वो भी वॉल्यूम में था, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको पता ना कि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया एल स्क्वायर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके बराबर है, एल स्क्वायर के बराबर। तो ये बराबर है V2/3। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर है, और नीचे जो चॉइसेस दी हुई थी उसमें आपने ये वाली चॉइस टिक करनी थी। उसमें जो ऑप्शंस दी हुई थी वो ये इस तरह करके ऑप्शंस दी हुई थी कि जनाब रेजिस्टेंस वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस वॉल्यूम के +1/3 के प्रोपोर्शनल है। मुझे वो से याद नहीं सारी ऑप्शंस, लेकिन कुछ इसी तरह की लिखी हुई थी वैल्यूज। उनमें से जो आपने करेक्ट है वो ये वाली थी। सर वैसे और बंदा जाहिर है ये भी पेपर सोच सकता था कि ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लेकिन वो जब या उसने पोटेंशियल क्वेश्चन वाले ने डिफरेंस कह दिया है कि एक V वोल्टेज भी हो स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, यार क्वेश्चन ने शुरू में कह दिया कि मैं क्यूब है और क्यूब के वॉल्यूम है उसने, तो फिर वॉल्यूम V और V को उसने वॉल्यूम कहा है। लेकिन अगर वोल्टेज हो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं करते ना हम। R is directly proportional to voltage if current is constant। यार आप if shift को भी जरा ध्यान में रखा करें। ओके यार सर, आप इफ कोई करंट भी इज स्टेटमेंट हम डिक्लेरेटिव नहीं दे सकते जोहेब, हमें देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते जी कि इस तरह हो तो बस इसी तरह ही होता है, वो देखना होता है हिसाब किताब। ओके सर। इसी को कहते हैं, यही नॉलेज है। आगे चलते हैं जी पॉइंट नंबर 14 पे, ठीक है कि नहीं। पॉइंट नंबर 14 ये कहता है ये भी एक क्वेश्चन है पास पेपर का, उससे रिलेटेड है। ये जी जुहेब आपने कोई बात पूछनी है? सर मेरे को वैसे बात पूछनी नहीं है, मैंने वो हाँ दे उसको टर्न ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी, फर्ज करें कि इन सारी वायर्स की लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। सारों की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑल वायर्स इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बेटा पेपर में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मैं एक वायर ले लूं जिसकी लेंथ L हो, ठीक है, जिसकी क्या है लेंथ L, ठीक है कि नहीं, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो बेटा क्या होगा मुझे बताएं, क्या इन दोनों सेटअप का रेजिस्टेंस सेम होगी? हेलो यार, अगर एक वायर है जो 6 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया रखती है और मेरे पास 6 वायर्स हैं जो कनेक्टेड इन पैरेलल हैं,
और सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, और इन सारों को मिला, मतलब ये क्या कहते हैं, इस तरह से क्या दोनों वायर्स का क्रॉस सेक्शनल ये इस तरह से हैं, तो क्या दोनों ये सेम होगा? बता सकते हैं आप मुझे? हेलो, जी। सर इनका टोटल क्रॉस टोटल यानी कि जो रेजिस्टेंस इनके ऊपर टोटल एक्ट करता है वो आप अब पूछ दोनों रहे की हैं? क्या रेजिस्टेंस सेम होगी? डू दीज सेटअप्स, यानी सेटअप नंबर 1 है ये 1, और ये अकेला सेटअप नंबर 2 है। सर नहीं, इनकी सेम नहीं होंगी। अच्छा, जो पहला सेटअप नंबर 1 है उसके अंदर जो है 6L होगी, और जो रेजिस्टेंस रो 6L होगी, और इसमें क्या होगी, रो L डिवाइडेड बाय 6 होगी सेटअप नंबर 2 में। मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, और अगर इनफैक्ट आप नोट करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। लेकिन सर वो कनेक्टेड तो डिफरेंट तरीके से हैं, है ना, L/1 प्लस L/1 प्लस L/1 प्लस L/1 प्लस L/1, ये 6 टाइम्स L डिवाइडेड बाय 1 होता है, तो 6x रो L आता है पहले का, और दूसरे का रो L डिवाइडेड बाय 6 आता है। जी, इज़ा जब्बार, दानिया कासिम, मीशा बुखारी और बाकी जो 5 लोग हैं वो भी अपनी राय का इजहार करें। सैयद अजहर, जिस तरह आपके नाम आ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ जी। आप लोगों में से कोई, जुहैरा नूर जी, ये सेटअप का क्या है जनाब? सुहेब तो कहता है कि फर्क होगा जी, आप लोगों की क्या राय है? दोनों जी सर सेम नहीं होगा। जी, फर्क सेम है होगा आई जी, थिंक। सेम आंसर है बेटा। जी बेटा, सेम आंसर है, दे हैव सेम रेजिस्टेंस। सर आप इसको प्रूव कर सकते हैं ताकि समझ आ जाए कैसे इनका सेम हो सकता जी है? जी, मैं कर देता हूँ। ठीक है, दे हैव सेम रेजिस्टेंस। उसकी वैसे तो साफ नजर आ रहा है कि देखो, इन्हीं को जोड़ दो ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना बन जाता है, लेकिन वैसे में चलें फिर उसको वो भी कर देते हैं। इसकी रेजिस्टेंस जनाब है, आप कह लें रो L/6, लेट अस सपोज फॉर अ व्हाइल इसकी रेजिस्टेंस है रो L/6। अच्छा, इस वायर की रेजिस्टेंस है R1, कह लें आप उसको, रो L/1, यानी कि रो L। इसकी रेजिस्टेंस आप कह लें रो L/1। चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो अभी फिलहाल मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? रो L 5 इज इक्वल टू रो L, R6 इज इक्वल टू रो L। तो आप खुद देखेंगे इनकी टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? 1/, आपने ओ लेवल में फार्मूला पढ़ा हुआ है पैरेलल रेजिस्टेंस का? यस सर। यस सर। पढ़ा हुआ है? Resistance is parallel 1/RT is equal to 1/R. बेटा, इसका प्रॉपर जो प्रूफ है ना इस फार्मूले का, वो तब आएगा जब मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे हम। ठीक है कि नहीं है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये आप देखें, ये रो L/6 है, तो उसकी रेजिस्टेंस भी यही नहीं थी, रो L/6, तो सेम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बेटा कि नहीं? हेलो, यस सर। Yes sir. अच्छा आप देखें, इसी चीज को हम एक चीज में लेकर आते हैं। अब जो मैं चीज करने लगा हूं ना बेटा, वो इतना कोई मजे का प्रूफ नहीं है, लेकिन आप सामने लिखें क्रूड या फेक
फेक तो नहीं कहना चाहिए उसको, गलत बिल्कुल नहीं, इट इज मेकिंग सेंस, लेकिन उसको क्रूड कहने देना चाहिए। क्रूड प्रूफ ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यानी ये भी मैं प्रूफ जो पेश करने लगा हूं, ये बहुत सुपर प्रूफ नहीं है, या फिजिक्स का एक कोई जेन्युइन प्रूफ नहीं है, ये वो जरा कम हेयर स्टाइल वाला प्रूफ है। आप पूछे सर ये कम हेयर वाला क्या बात है? बेटा एक बच्चा था, उसको इंग्लिश में सिर्फ 2 लफ्ज आते थे, कम हेयर। टीचर ने उससे पूछा कि तुमने किसी बच्चे को क्लास में बुलाना हो तो कैसे बुलाओगे? उसने कहा सर मैं उसे कहूंगा कम हेयर। उसने कहा ठीक है, लेकिन अगर तुमने उसको क्लास से बाहर भेजना हो तो क्या कहोगे? उसने कहा मैं सर पहले खुद क्लास से बाहर जाऊंगा और उसे कहूंगा कम हेयर। तो ये वो जरा थोड़ा कम हेयर स्टाइल वाला प्रूफ है। इंग्लिश वाला बड़ी अक्ल वाला बच्चा था। क्या? कम इंग्लिश मगर बड़ी अक्ल वाला बच्चा था। अच्छा, अब देखें, ये फर्ज करें 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो एक ही मटेरियल की बनी हुई और सेम लेंथ है। बेटा इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? अभी आपने पढ़ा है कि वो ऐसी वायर होगी जो उतनी ही मोटी हो जितनी ये मिलाकर मोटी है, और यहां जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनके सम के बराबर हो। तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया देख, अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? रो एल अपॉन ए के, और ए किसके बराबर होता है? रो एल अपॉन आर के बराबर होता है एरिया। तो ये जनाब ये क्रूड, बेटा क्रूड का मतलब है कि ये फार्मूला प्रूफ तो कर दिया हमने, लेकिन ये इसका कुछ जेन्युइन प्रूफ नहीं है। इसका जेन्युइन प्रूफ तब आएगा जब आप फार्मूला पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वाला। ठीक है बेटा, ये इसका एक रफ सा प्रूफ था, दैट 1 over r total is equal to 1 over r1, सॉरी यहाँ पर आई एम सॉरी, ये और ये सॉरी r2, आई एम सॉरी। तो ये, और आप देखें द टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल। इसका मतलब है क्या, वजह क्या है? क्योंकि वायर, आप समझे एक किस्म की वायर मोटी हो जाती। टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस in parallel. Total resistance is smaller than the smallest. Is smaller than smallest in parallel. ठीक है, अब यहीं से एक और चीज भी बना लेते हैं, वो ये है कि स्पेशल फार्मूला फॉर 2 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। वो क्या है? 2 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो, ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लें। आपको पता है तेज एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है? उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर। अब R1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज आएगी R2 से, और वो R2 इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख लें आप।
अब इस R2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आए R1 से, उस R1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें और यहां लिखें, तो आपके पास ये चीज आ गई। ये तो R टोटल किसके बराबर है? R1 ओवर R2 ओवर R1 प्लस R2, ये बराबर है प्रोडक्ट ओवर सम। प्रोडक्ट ओवर सम, ठीक है कि नहीं? ये बराबर है किसके? प्रोडक्ट ओवर सम के बराबर। सर ये हर तो सिचुएशन में दो क्या होता है? रेजिस्टेंसेस हों जी, ये हर सिचुएशन में काम करता है? जी बिल्कुल पैरेलल बेटा, पैरेलल की हर सिचुएशन। फर्ज करें ये एक रेजिस्टेंस है और दो, शर्त है कि दो, तीन ना हो, ये दो पर अप्लाई होता है। मतलब अगर ये 6 ओम है और 4 ओम है, तो बड़ी जल्दी आप 6 इंटू 4 ओवर 6 प्लस 4, 24 ओवर 10 यानी 2.4 ओम आप बना सकते, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद आप देखें ये पॉइंट नंबर कितना हो गया, ये था जनाब आपके पास, चले थे आप कहां से, सब 14 पॉइंट था, ये आपका 15 पॉइंट हो गया, ठीक है कि नहीं है? और फिर ये आपने पढ़ा 16 पॉइंट, और फिर अब आप आ रहे हैं 17 पॉइंट, कनेक्टिंग आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। जी मैं सुन रहा हूँ जी, जी नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई है। आप लोग बेटा वो क्लास अटेंड कर लें, अब ये बहुत थोड़ा सा इजी सा चीज है, इसको आप बाद में नोट्स में भी देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं ओके 2-3 पॉइंट्स लिख के बस नोट्स सेंड कर दूंगा, तो आप वो बहुत आसान है, अब आप इजी चीज है, छोटी सी एक बात करके खत्म कर, आप बेशक दूसरी क्लास अटेंड करें। जी, टू रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हों, टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल हों तो क्या होता है? रेजिस्टर्स, या आप खाली रेजिस्टेंस के बजाय रेजिस्टर्स भी कह सकते हैं, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल। वो ये हों, सॉरी आइडेंटिकल है तो सेम होंगे। R/2, तो इसका मतलब आधे हो जाएंगे, R/2 हो जाता, क्या हो जाएगा? R/2 बेटा। और अगर फर्ज करें 3 रेजिस्टेंसेस हों, R/3 हो जाएगा सर। शाबाश, you're a great girl. And if there are n resistance, if there are n resistances, if there are n resistors, if there are n identical resistors, in parallel, if there are n identical resistors connected in parallel,
then total resistance is equal to R over N. ठीक है कि नहीं? If there are n identical resistors connected in parallel, तो total resistance किसके बराबर है? R over N के. बेटा सिमिलरली 18th पॉइंट आप कह सकते, ये भी एक वो नहीं है, कोई बहुत सुपर प्रूफ नहीं है, एक सिंपल वैसे, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टर्स का प्रॉपर प्रूफ जो है बेटा वो आपका आएगा जब आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे. ठीक है कि नहीं? यहां पर आप ये कह सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है, इसकी R4 है और इसकी R5 है. तो रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of wire. Connecting resistances in parallel. या connecting resistances या resistors, आप दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं. Connected resisting or resistors in parallel, in series, sorry. In series increases the length of conductor. Sorry. Increases the length of the circuit. Increases the length of circuit or conducting path. तो फिर क्या होगा? Hence total resistance is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. तो सीरीज में बेटा रेजिस्टेंसेस इस तरह से ऐड होती हैं. ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? हेलो No, sir. जी बेटा, मैं आगे No, एक दो sir. क्वेश्चंस और कर लूं थोड़े से, ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए. हेलो, आपकी इजाजत है? सर खत्म कर दें इसको, बस एक बार इसको खत्म कर दें और फिर क्लास एंड कर दें. मतलब पूरा खत्म करूं, सब खत्म करूं इसको? क्या मतलब सब खत्म करें आप? मतलब इसके 3-4 न्यूमेरिकल है वो खत्म कर दूं या नहीं? सर कितनी देर में हो जाएंगे? 15-20 मिनट में हो जाएंगे? हाँ बस. हाँ चल ठीक है, कर ही दें सर, कम से कम ये तो खत्म हो जाए, फिर 1-2 दिन बाद वो रेडियो एक्टिविटी भी खत्म कर दें. न्यूमेरिकल बेटा, न्यूमेरिकल है इसका, रेजिस्टेंस इसका. ठीक है कि नहीं? ये देखें बेटा, ये एक हार्डेस्ट न्यूमेरिकल था जो आया था पेपर में. ये प्रोबेबली हार्डेस्ट न्यूमेरिकल था इस टॉपिक का. ये फर्ज करें 12 ओम, ये भी 12 ओम, ये भी 12 ओम, ये भी 12 ओम, ये भी 12 ओम, और इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी. अब क्वेश्चन ये है जनाब के, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए. ये तो आसान पार्ट था. कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी का मतलब पता है, समझते हैं क्या मतलब होता है? कि करंट एंटरिंग पॉइंट ए है और लीविंग पॉइंट जो है वो सी है. तो क्या होगा जी, वो देख लेते हैं. जी अब देखें, इसमें अगर करंट का एंटरिंग पॉइंट ए है,
अगर ए एंटरिंग पॉइंट है यूं और सी लीविंग पॉइंट है तो कोई करंट यहां से फ्लो करेगा और कोई करंट यूं जाएगा और कोई करंट ये जाएगा इस तरह से। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये दो रेजिस्टेंसेस पर्पल और ग्रीन रेजिस्टेंस ये आपस में सीरीज में, ठीक है कि नहीं? और ये ऑरेंज रेजिस्टेंस और ये लाइट ब्लू रेजिस्टेंस ये आपस में सीरीज में, और बीच में एक ये रेडिश रेजिस्टेंस है यूं। तो ये इनके साथ, तो अब ये जो टोटल सिस्टम बनेगा ये किस तरह का बनेगा ये देखें। अगर ए एंटरिंग पॉइंट है तो ये यूं नहीं बन जाएगा, ये ठीक है, ये इस तरह से नहीं हो जाएगा। तो ये पैरेलल सेटअप बन गया जनाब ए और सी के दरमियान। तो ये इसकी टोटल रेजिस्टेंस ये नहीं होगी 1/12 प्लस 1/24 ओवर 1/12 प्लस 1/12। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें। ये 6 ओम हो गया। ये आपके पास क्या हो गया जनाब, इसकी टोटल रेजिस्टेंस ये आपके पास 6 ओम होगी अक्रॉस ए सी। अक्रॉस क्या जी? ए सी। और जब वो कहे जी फाइंड टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ये हार्डेस्ट पार्ट था, प्रोबेबली कैम्ब्रिज की हिस्ट्री का हार्डेस्ट पार्ट। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है कि नहीं? तो ये जनाब आप देखें कैसे होगा। जी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी का मतलब है कि करंट एंटरिंग पॉइंट अब ए है और करंट लीविंग पॉइंट बी है। ये सूरत हाल है, ठीक है कि नहीं? और जरा इनके पहले कलर्स आपने क्या किए हैं उसमें से देखें आप। ठीक है, पर्पल रेड, पर्पल ग्रीन, पहले ऊपर पर्पल और ग्रीन हुआ और बीच वाले का रेड हुआ। ये आपने रेड किया हुआ था, इससे आपने पर्पल किया हुआ था, इससे आपने ग्रीन किया हुआ था, ठीक है कि नहीं? और एक मिनट है, ऑरेंज भी आपने किया था, ये वाला ऑरेंज किया हुआ था। और क्या कलर थे उसके? जी, लाइट ब्लू भी एक कलर था। अब जो ये सूरत हाल इस तरह से बनी, इसमें नोट करें कि करंट यहां से यूं आएगा, ये I1 करंट है, ये I2 करंट, I2 और I1 जुड़कर फिर यूं फ्लो करेंगे और यहां से I3 जाएगा और यहां से जो एंटर हुआ था वो I1 प्लस I2 प्लस I3 था, और यहां से जो लीव कर रहा है वो I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे अगर गौर से देखें तो ये सारी सूरत हाल कुछ इस तरह की बनती है।
ये कुछ इस तरह नहीं बनता बेटा, इसमें जो पर्पल कलर की रेजिस्टेंस है वो ये है, और जो रेड वन वाली है वो ये है। ग्रीन वाली ये वाली है, और लाइट ब्लू वाली जो है वो ये वाली, और ऑरेंज वाली जो है वो ये वाली है। और वापस ए उस पे ब्लैक पे चले जाए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये 12 ओम है, ये 12 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम। कुछ ये सूरत हाल नहीं बन रही बेटा? हेलो, ऐसा ही नहीं है? हेलो सर हम ऐसा करेंगे फिर क्या, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर V इज इक्वल टू IR से जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है, और फिर उसके जरिए फिर दोबारा V इक्वल टू IR से फिर नहीं नहीं नहीं, देखिए हमने, नहीं नहीं, ये देखिए, ये 12 ओम हो गया, ये ऊपर वाला 12 ओम हो गया, ये दोनों मिलाए तो ये 24 ओम हो गया, और ये बेटा 12 ओम हो गया यहाँ, और ये यूं ए है। तो आप वो उन दोनों जो पैरेलल में भी जो है ये 12 और 24 ओम के, उनको भी आप उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल के उनको भी फिर दोनों को एक साथ सीरीज में कर दें, और उसका जो कंबाइंड आएगा उसको 12 ओम के साथ यानी जो है वो उसको कर दें। मैं कहता हूं तुम अल्लाह के वली हो, देयर यू आर राइट ऑन द टारगेट, ये 8 ओम हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं रंग नहीं भरता, मैं थक गया हूं रंग भर भर के, ये तो मैंने इस तरह से बता दिया कि ये चीज है। तो फिर अगले स्टेप में ये कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी। ये हम 12 प्लस 8 को ऐड कर देंगे और फिर उसका जो है सम ऑफ पैरेलल का कर देंगे। ये और टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? आप मानते हैं ये हार्डेस्ट क्वेश्चन था? डायग्राम ने हार्ड बनाया था, डायग्राम में सर हार्ड बनाया हुआ था सर, डायग्राम जो था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि वो एक रेक्टेंगल बना हुआ था, वरना ये पूरी जो थी पेपर में तो रेक्टेंगल ही आई थी ना, पेपर में तो सारा कुछ रेक्टेंगुलर ही था, सब कुछ वही चीज थी सर। इसकी वजह से बंदा तो ये समझ जाता है कि कहीं के करंट जो है ये समझ नहीं आता है पैरेलल कौन सा है और ये वो है कौन सीरीज है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए ना तो उसके बाद बाकी सारा कुछ तो बहुत ही आसान सा है। अच्छा जी, अब इसको कैसे करेंगे बाबा? सिंपलीफाई करके जरा मुझे वैल्यू बताएं ना, मैं कैलकुलेटर आप खुद करें, जरा मुझे बताएं क्या आंसर आता जी, जल्दी जल्दी करें ताकि हम सर 7.5। शाबाश, ये टोटल रेजिस्टेंस होगी 7.5, ठीक है कि नहीं? तो जनाब ये था हार्डेस्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, मैं अब करूंगा ये कि मैं रेजिस्टेंस का टॉपिक यहाँ मेरा खत्म हो रहा है, और मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड करके ये नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है ना? कुछ मतलब क्वेश्चंस और ऐड करके ये नोट्स आपको भेज दूंगा। इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ खत्म हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सर वो